और ये हर तरीके की गैस के लिए है। ऑल टाइप ऑफ, नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ गैस, या ऐसे लिख दूं, इट डजंट मैटर व्हाट इज नेचर ऑफ गैस, यानी गैस कौन सी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मर्जी से गैस के लिए ले सकते हैं, कोई भी गैस ले सकते हैं, और टॉपिक सिर्फ गैस के लिए। और जब ये लिखा होता है ना कि नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक ही बात बताएंगे और वो बात सभी गैसेज में सेम टाइप से अप्लाई होगी। गैस बदलने से वो बात बदलेगी नहीं, ये मतलब है इसका। क्या बात है, देखो ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है। ये एक कंटेनर है। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, पहली बात तो आपको इन्हें इसे कंडीशंस को याद करना है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके ना थोड़ी कंडीशन ठीक से याद हो जाए, समझ आ जाए। जैसे कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है, तो ये जो टॉपिक है, सॉरी, ये जो गैस है, ये जो कंटेनर है, इसका वॉल्यूम 22.7 लीटर लेना है। 22.7 लीटर, ये एक बात पहले याद रखनी है। हालांकि वॉल्यूम की अलग अलग यूनिट भी होती हैं, लीटर, डेसीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। इसका वॉल्यूम 22.7 लीटर लेना है। अब एक गैस लेनी है, कोई सी भी, मैंने यहाँ पे लिखा ही है, कोई सी भी गैस ले लीजिए। N2 ले ली मैंने वहां पर। अब वो गैस इसके अंदर डालनी है। याद रखिए, जो गैस आप डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। 298 नहीं, 273 या 0 डिग्री। केल्विन में वो 273 होता है, डिग्री सेल्सियस में 0 होता है, यानी गैस काफी ठंडी है। जब आप गैस इसमें डालेंगे तो गैस ऐसे इकट्ठी होने लगेगी, भरते जा रहे हैं आप गैस। लेकिन देखिए कैसे पता चलता है कि हम गैस कितनी डालें, लिमिट कैसे सेट होती है गैस की, ये आप सीख सकते हैं डेली लाइफ में। एक जो पंक्चर लगाने वाला होता है टायर में, वो गैस कैसे डालता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग। उसे पता होता है कि 35 एटीएम के करीब गैस टायर में डालनी है, एयर, उतनी ही एयर वो टायर में डालता है। तो गैस के मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, चलते रहते हैं ना ये मॉलिक्यूल, इधर उधर टकराते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर टकराते हैं, जिस तरफ भी उनका मन करता है उस तरफ भागते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भागते हैं तो वो कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाते हैं। और जब कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगता है तो आप उस प्रेशर को नाप सकते हैं। अगर आप यहाँ कोई मीटर लगा दें प्रेशर नापने वाला, तो वो मीटर अपने आप बता देता है कितना प्रेशर है। तो हमें गैस अंदर तब तक डालनी है जब तक अंदर का प्रेशर 1 बार ना हो जाए, 1 बार तक, इसे ध्यान रखिए। यानी स्टोरी इतनी सी है कि 22.7 लीटर का कंटेनर हो, नाइट्रोजन, कोई सी भी गैस हो, कोई भी गैस हो, इतने बड़े कंटेनर में डालनी है इस टेम्परेचर पर। यानी इतने टेम्परेचर वाली गैस इतने बड़े कंटेनर में जब तक डालनी है जब तक प्रेशर अंदर 1 बार ना हो जाए। जैसे ही प्रेशर 1 बार हो जाए तो आप गैस अंदर डालना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए इस हिस्से को। तो आपको ये पता लगेगा कि अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो 1 मोल आ चुकी होगी। यानी ये 1 मोल गैस लेने का तरीका है, ध्यान से देखो। इसमें मास भी नहीं मेजर करना पड़ता कि 1 मोल गैस कैसे ली जाए। 22.7 लीटर का कंटेनर लो, इतने टेम्परेचर पर, इतने प्रेशर तक कोई गैस अंदर भरोगे तो गैस के इतने मॉलिक्यूल अंदर फिट हो जाएंगे। 1 मोल, 1 बार प्रेशर की यूनिट होता है, यूनिट होती है। अब इसका मतलब तो कुछ नहीं है, समझना है तुम्हें, यूनिट है ये। अगर जैसे बार लगा है तो समझ जाओ प्रेशर है वो।
अब देखो, तो नाइट्रोजन गैस या कोई सी भी गैस जिसका टेम्परेचर 273 केल्विन हो, प्रेशर उसे कितने बार प्रेशर तक डालना है? एक बार। इतने बड़े कंटेनर में तो गैस के कितने मोल आ जाएंगे? 1। तो ऐसे हमें 4 चीजें दी जाती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल। अब ये देखिए 273 केल्विन, प्रेशर एक बार, तो वॉल्यूम 22.7 लीटर। तो चौथी चीज आपको अपने आप बतानी होती है, 1 मोल। यानी 3 चीजें अगर आपको सिमिलर ऐसे ही दिखें तो चौथी इसी के अकॉर्डिंग बतानी है। कैसे? जैसे टेम्परेचर 273, वॉल्यूम 22.7 और गैस के 1 मोल है, तो समझ जाइए प्रेशर 1 बार है। ऐसे करना होता है। अब जैसे कोई आपको कह दे 273 केल्विन टेम्परेचर है, प्रेशर 1 बार है, गैस के इतने मोल हैं, समझ जाइए वॉल्यूम 22.7 लीटर है। अब दूसरी चीज पर आते हैं। बार बार इतना लंबा लिखने से साइंटिस्ट इतने हिस्से को ऐसे लिख देते हैं, एस टी पी। एस बोले तो स्टैंडर्ड, और टी का मतलब टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यानी अगर आपको टेम्परेचर ये है और प्रेशर ये है, तो आपको ये टेम्परेचर और प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह एसटीपी लिख दीजिए। एसटीपी अगर आप कहीं लिखेंगे तो उसका मतलब टेम्परेचर ये माना जाएगा और प्रेशर ये माना जाएगा। तो अगर ऐसे लिखा हो कि एट एसटीपी, तो इसका मतलब टेम्परेचर है 273, इसमें ये एसटीपी लिखा है तो समझ जाइए टेम्परेचर 273 है और प्रेशर है 1 बार। तो एट एसटीपी 22.7 लीटर, अगर 22.7 लीटर गैस लोगे एसटीपी पर, तो कितने मॉलिक्यूल आएंगे आपके पास? 1 मोल। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, मतलब आपको तो बताया जा रहा है, आप ये नहीं कहना कैसे आ गए, ये तो आपको बताया जा रहा है कि अगर इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर। वैसे मैंने कोशिश की है कि कैसे लेने हैं ये मैं समझा दूं। ये बात आई समझ में? जल्दी बताइए। यस सर। अब देखिए अगली चीज। अब आगे ऐसे सोचना है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। अच्छा, अगर जरूरी नहीं है कि एक ही मोल गैस हो, तो अगर आपको टेम्परेचर 273 केल्विन दिया है और प्रेशर 1 बार, ये दोनों चीजें चेंज नहीं करनी है क्योंकि एसटीपी है, इसे तो चेंज ही नहीं करना है। अच्छा, अगर गैस के 2 मोल चाहिए हो तो इसी टेम्परेचर पर और इसी प्रेशर पर, तो आपको कंटेनर बड़ा लेना पड़ेगा, तो फिर आपको डबल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, 22.7 का डबल, तो 2 मोल आएंगे। इस टेम्परेचर, इस प्रेशर टेम्परेचर यही रखना है। तो ये है कि एट एसटीपी, अगर एसटीपी पर 22.7 लीटर लोगे तो 1 मोल पार्टिकल आएंगे, और अगर एट एसटीपी पर डबल वॉल्यूम लोगे तो आपके पार्टिकल्स की संख्या आपको डबल करनी पड़ेगी, 2 मोल। जो भी लोगे एट एसटीपी ट्रिपल मोल लोगे तो 3 गुणा में 22.7 लीटर करना पड़ेगा, ये 3 मोल गैस आ जाएगी। अब ऐसे लिख दोगे ना, ये समझ गए हो ना कि क्या करना है या नहीं? जब बोलना ही नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? मत बंद कर दो मीटिंग। यस सर, समझ आ गया।
सर टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो सकता ना? टेम्परेचर प्रेशर चेंज करना नहीं है। ओके सर। अगर आपको मोल डबल चाहिए तो आपको वॉल्यूम डबल, ये एक तरीके से 2 कंटेनर ले लो। 2 मोल चाहिए तो 22.7 के 2 कंटेनर ले लो। अब देखिए आगे। अब जैसे कोई रिएक्शन है, लेकिन उस रिएक्शन में गैसेज होनी चाहिए। सारी गैसेज हो तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ तो गैस होनी ही चाहिए। सारी गैस ना हो तो कुछ मॉलिक्यूल, मतलब कुछ तो गैसेज होनी ही चाहिए। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें गैसेज हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेज। तो सारी गैसेज जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो गैस होनी चाहिए। अब जैसे CH4 है, 2O2। अब इसमें सारी गैस है, वो पता चल जाता है कि गैस कौन सी है, वो बता देंगे आपको। इससे बनेगा CO2 और 2H2O। तो हम 3 चीजें लिख सकते हैं, सिर्फ 2 ही नहीं। हम एक तो ये लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल मीथेन अगर लिया जाए तो 2 मोल ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में पूरी तरह रिएक्शन कर पाएंगे। तो बनेगा इससे 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। 1 मोल मीथेन के साथ 2 मोल ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, जिससे बनेगा 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। दूसरा इसका मास भी लिख सकते हैं, C प्लस H/4, 2 इंटू O इंटू 2, C प्लस O इंटू 2, 2 इंटू H इंटू 2 प्लस O। तो इनका मासेज भी लिख सकते हैं आप। तो ये 12, ये 16, ये 12 प्लस 16 गुणा में 2, ये 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 प्लस 16। तो ये आपका 16 ग्राम आ गया, और ये 64 आ गया, और ये आ गया आपका 44 ग्राम CO2, और ये आ गया आपका 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ H2O। ये प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, ये तो खैर ये दिखा रहा है, कभी 16 और 64 को जोड़ मत देना। ये तो बस इतना बता रहा है प्लस कि 16 ग्राम मीथेन के साथ 64 ग्राम मीथेन। तो ये लिख सकते हैं आप, लेकिन यही नहीं, अब आप आगे से वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि सभी गैसेज जो यहाँ ली गई है वो STP पर हो, है नहीं, लेकिन मैं मान के अगर चलूं, अगर मैं लिख लूं ऊपर कि मान लीजिए ये सारी गैसेज STP पर हैं, तो STP पर ये गैस कितनी है, 1 मोल। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 22.7 लीटर। अब STP पर सारी गैसेज मैंने STP पे मान ली है, तो ऐसे लिखना है 22.7 लीटर एट STP। ये बता देना है कि अगर टेम्परेचर 273 और प्रेशर 1 बार हो तो इतना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 22.7 लीटर लिख देंगे अकेला, 22.7 लीटर अकेला नहीं, 22.7 लीटर एट STP। इसका वॉल्यूम 2 गुणा में 22.7 लीटर, 2 मोल है, यानी मोल्स के अकॉर्डिंग लिख देना है, जितने मोल्स हैं उतने ही STP। डायरेक्ट कोई आपसे थोड़ी पूछेगा कि 22.7 लीटर कहां से आया। 1 मोल है 22.7 लीटर एट STP, और दूसरा है तो 2 इंटू 22.7 लीटर एट STP। तो ये इस तरीके से आपको वॉल्यूम लिखने आने चाहिए। वह मोल के अकॉर्डिंग लिख दो, 1 मोल का 22.7, 2 का 2 से 3 दिया होता है, यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अब इससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कुछ और न्यूमेरिकल हम करेंगे, लेकिन अभी कुछ और बातें मैं बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए,
देखो वॉल्यूम की कई यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, मेन जो यूनिट होती है लीटर होती है, डेसीमीटर होती है, नहीं मीटर से चालू करते हैं। वॉल्यूम की यूनिट देखो क्या क्या होती है, पहले यहां से 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर भी होता है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 10 डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर ये बराबर है, मतलब 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसा मत कर देना कि 1 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर, नहीं है, 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर, ये चारों चीजें आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों यानी 10 डेसीमीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है, 1000 मिलीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। एक तो तभी लेना है जब मीटर लिया जाए, 1 मीटर 10, 1 मीटर 100, 1 मीटर 1000। अगर मैं इन चारों वैल्यूज का क्यूब कर दूं, ये बराबर है तो क्यूब करने पर भी बराबर रहेंगी, इसका 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 इसका, तो क्यूब करने पर ये 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, और ये भी डेसीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट भी जैसे क्यूब करने का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करता है, और जब मैं इसे 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, 1 2 3। अब ये आ गया आपका 10 की पावर 9 मिलीमीटर क्यूब। तो इनमें हमें रिलेशन मिल गया, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है ये हमें पता चल गया। मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, इनमें आपस में क्या संबंध है। अब ये देखिए कि जो डेसीमीटर क्यूब होता है वो लीटर के बराबर होता है, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, या ऐसा कह लीजिए कि डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर कहते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि 1 मीटर क्यूब या 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब है तो आप यहाँ लीटर लिख सकते हैं ऐसे, 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 3 लीटर, इसी को ही लीटर कहते हैं, या 10 की पावर 6 ml, और सेंटीमीटर क्यूब को ml कहते हैं, इनका कोई नाम नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 3 लीटर है, 10 की पावर 6 ml है। अब इसका यूज क्या है, इसका एक बहुत अच्छा यूज है और बहुत जरूरी बात है ये। जैसे आपको मान लीजिए कोई कह दे कि 22 की वॉल्यूम है 500 डेसीमीटर क्यूब, अब आपसे कह रहा है कन्वर्ट इनटू ml, इसको ml में बदलना है, 500 डेसीमीटर क्यूब को ml में। अब आप ये देखिए डेसीमीटर क्यूब और ml में क्या रिलेशन है, देखो 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml लिखा जा सकता है। तो 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब 10 की पावर 6 ml होता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू निकाल लो, जो यूनिट बदलनी हो, जैसे डेसीमीटर क्यूब को बदलना है ml में, तो 1 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू आएगी 10 की पावर 6 ml डिवाइड बाय 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3 ml डिवाइड होकर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब 10 की पावर 3 ml होता है। तो अगर मेरे पास 500 डेसीमीटर क्यूब है तो 500 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 500 मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 10 की पावर 3 ml, तो ऐसे ये ml में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे अगला है, मान लो मुझे दिया हुआ है कि, मान लो ऐसे दे रहा है कोई मुझे कि वॉल्यूम है 90 मिलीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, 90 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम दिया हुआ है, और कह रहे हैं 90 मीटर क्यूब को लीटर में बदलो।
किसी में भी बदलना हो, इनमें से कोई भी यूनिट ले लो, ये जितनी थी उतनी लिख दी है मैंने। अब इसके अलावा वॉल्यूम की यूनिट ना के बराबर है, और इसके अलावा कोई भी यूनिट दोबारा 11th में आएगी नहीं। अब 10 मीटर क्यूब 90 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। तो मीटर और लीटर में क्या रिलेशन है? वैसे तो ये लिखा हुआ है सामने, ये तो बड़ा ही आसान हो गया। 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 3 लीटर होता है। 90 मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब, और ये 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लीटर, और ये कन्वर्ट हो गया। अब मान लो कि आपको ऐसे दिया है कि 50 ml को डेसीमीटर क्यूब में बदलो। ये बड़ा मुश्किल पड़ता है बच्चों को, देंगे बच्चों को तो कर नहीं देते, लेकिन कितना आसान है। बस आपको ये रिलेशन लिखना आता हो कि ये कैसे बनाया जाता है। पहले 1 मीटर 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर ये लिख लो, तब का क्यूब कर दो। अब डेसीमीटर क्यूब की जगह लीटर भी लिखा जा सकता है, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml, ये दोनों बराबर होते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को ही ml कहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अब 50 ml को डेसीमीटर क्यूब में बदलना है। कहाँ है? 50 ml की जगह डेसीमीटर क्यूब लाना है। तो देखो, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में जो रिलेशन है वही ml और डेसीमीटर क्यूब में होगा। देखो, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब अगर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब 10 की पावर 6 ml के भी तो बराबर है। सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर होते हैं ना। या फिर ऐसे नहीं आता समझ में तो ऐसे लिखो, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब है, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml लिखा जा सकता है, 10 की पावर 6 ml। और ml इसे नीचे ले आओ, 10 की पावर 3 बट्टा 10 की पावर 6 डेसीमीटर क्यूब। ये 1 ml की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि ml को चेंज करना है। अब आप ml की जगह, अब ये ऊपर जाएगा तो ये 1 ml, ये डिवाइड हो 10 की पावर -6 हो जाएगा ऊपर जाके, फिर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। तो आप 50 ml की जगह लिख सकते हैं आप 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। तो ऐसे आपको इन्हें कन्वर्ट करना है, जरूरत पड़े तो। सर फिर 1 मीटर की जगह 10 की पावर 3 लीटर भी हो सकता है ना? मीटर नहीं चलेगा, मीटर वॉल्यूम की यूनिट थोड़ी है। क्यूब क्यूब चलेगा, वॉल्यूम की यूनिट पढ़ रहे हैं ना हम, तो क्यूब वगैरह। 1 मीटर 10 की पावर 10 डेसीमीटर होता है, मगर ये डिस्टेंस की यूनिट है, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। हमें करना है 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होता है, उनका इस्तेमाल करना है। ओके सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला, ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इनका टाइप आप लिख सकते हैं, चाहे जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट करा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के का मास दिया है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा है। मतलब मास से मास नहीं है, मास से वॉल्यूम है। अब जैसे क्वेश्चन है 2 KClO3 सॉलिड एरो 2 KCl सॉलिड प्लस 3 O2 गैस, ये क्वेश्चन है। अब उसमें उसने कहा कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस एट STP। वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन का STP पर, यानी हम STP पर ही निकाल सकते हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर बदल दिया जाए तो फिर उसके लिए 5th चैप्टर आएगा।
वो 5वें चैप्टर में आता है कि टेम्परेचर प्रेशर, उसका नाम ही ये है ना, द गैसियस स्टेट। तो उसमें गैसेज का वॉल्यूम प्रेशर सब बदल दिया जाता है, फिर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इस यहाँ एसटीपी पर आएगा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस एट एसटीपी इफ 90 ग्राम ऑफ KClO3 डिकम्पोज कंप्लीटली। अगर 90 ग्राम KClO3 पूरी तरह टूट चुका है तो कैसे? आसान है तो बहुत। इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ मास ही नहीं लिखना है, या ऐसे ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है। इसका तो मास दिया है और इसका वॉल्यूम पूछा है, तो आप रिएक्शन से जो जानकारी मिलती है, रिएक्शन से इसके मास की जानकारी लीजिए और रिएक्शन से इसके वॉल्यूम की जानकारी लीजिए। जैसे 2 इंटू K प्लस Cl प्लस O इंटू 3, तो इसका तो मैं मास निकालूंगा क्योंकि क्वेश्चन में इसका मास दिया है, और इसका वॉल्यूम 3 मोल का वॉल्यूम 3 इंटू 22.7 लीटर एट एसटीपी। ऐसे लिखूंगा कि इतना अगर KClO3 टूट जाए, अब ये ऐड करने पर 122.5 ग्राम आएगा, 39 कई बार हमने कल भी किया ये। तो इतने ग्राम KClO3 अगर टूटता है तो 3 मोल O2 बनते हैं, और 3 मोल O2 का वॉल्यूम दिया है नीचे। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया कि भाई 2 इंटू 122.5 की जगह लिख लीजिए 245 ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूस 3 इंटू 22.7 लीटर ऑफ O2। बस डायरेक्ट कर दीजिए, इससे तो 90 ग्राम के लिए दिया है, 90 ग्राम KClO3 बनाएगा 3 इंटू 22.7 डिवाइड बाय 245 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। ये लिखना मत भूल जाना कि जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है वो एसटीपी पर आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब जैसे एक क्वेश्चन है अगला, वो भी कुछ ऐसा ही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही है, मास टू वॉल्यूम नहीं, नहीं उल्टा है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की का क्वेश्चन है, मास से वॉल्यूम ही है, प्रोडक्ट का मास दिया है नहीं, उल्टा, ये भी उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया होगा, दिया होगा, बिल्कुल वो पूरा ही उल्टा हो गया एकदम, और रिएक्टेंट का मास पूछेगा। जैसे टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ Cl2 गैस, हाउ मैनी, या 1 लीटर क्यों, कुछ और ले लो, टू प्रोड्यूस 90 या टू प्रोड्यूस 100 लीटर, टू प्रोड्यूस 100 लीटर ऑफ Cl2 गैस at STP during electrolysis of brine solution, calculate mass of solution required। अब ये पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि अगर 100 लीटर क्लोरीन गैस बनानी हो एसटीपी पर और ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया हो। अब ब्राइन सॉल्यूशन 10th में आता था NaCl प्लस H2O, इस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, और इसका टोटल मास निकालना है कि ये कितना सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, इसका कितना मास लिया जाए सॉल्यूशन का। तो हमारा जो क्लोरीन गैस है, करंट पास करने से क्लोरीन गैस बनती है, जब मैं इसमें करंट पास करता हूं
तो क्लोरीन गैस बैलेंस कर लें पहले से, H2 कितने हैं 2, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ 2 आना चाहिए फिर, तो फिर यहाँ 2 आएगा, तो फिर यहाँ भी 2 आएगा, तो फिर यहाँ भी 2 आएगा। ऑक्सीजन 2 है, वहां 2 है, सोडियम 2 2, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये बैलेंस है। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन है, NaCl प्लस H2O के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें करंट पास करते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। ये 2 ही चीजें हैं इसमें गैस, बाकी सब तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड की फॉर्म में ही बनेगा। अब देखिए, पूछा उसने ये नहीं है कि पर्टिकुलर NaCl का मास या H2O का मास बताओ, उसने पूछा टोटल सॉल्यूशन, तो ये है सॉल्यूशन पूरा। तो इसमें आपको अलग अलग दोनों का मास निकालना पड़ेगा, इसका इसका, फिर उन दोनों मासेज को ऐड करना पड़ेगा। अब पहले इस रिएक्शन में देखते हैं क्या हो रहा है। पहले मैं निकालूंगा मास ऑफ NaCl, या इसे मैं बता क्यों रहा हूं, मैं पहले करके ही दिखा देता हूँ, फिर इससे एक बात और दिमाग में आने लगती है कि शुरुआत में कुछ नहीं सोचना है। पहले ऐसे लिखिए 2 इंटू 58.5, ये जोड़ेंगे आप तो 58.5 आएगा, 35.5 और 23, और 2 इंटू 18 ग्राम। इसकी जरूरत ही नहीं है, इससे सवाल ही नहीं है, इसकी जरूरत है। अब 1 मोल है, 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर। तो पहले मैं NaCl का मास निकालूंगा कि 22.7 लीटर ऑफ Cl2 रिक्वायर या प्रोड्यूस बाय 22.7 लीटर Cl2 प्रोड्यूस बाय 2 इंटू 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। इतने NaCl से बनेगी 22.7 लीटर क्लोरीन। और 1 लीटर क्लोरीन अगर बनानी है, या डायरेक्ट निकालो ना कितनी बनानी है, 100, तो 100 के लिए निकालो। अगर 100 लीटर क्लोरीन चाहिए तो वो बनेगी 2 गुणा में 58.5 ग्राम डिवाइड बाय 22.7 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ NaCl। ग्राम बाद में लगा लो, बीच में आ रहा है ग्राम, यूनिट लास्ट में लगा लो, 100 ग्राम ऑफ NaCl। तो ये तो NaCl का मास है खाली, ये NaCl का मास, ये तो सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट भी है, इसमें टोटल सॉल्यूशन का मास निकालना है। तो अब आपको मास निकालना पड़ेगा H2O का, मास ऑफ H2O 22.7 लीटर ऑफ Cl2 प्रोड्यूस बाय, ये 36 है, 18 दूनी 36, 36 ग्राम H2O। तो 100 लीटर O2 Cl2 प्रोड्यूस बाय 36 बाय 22.7 मल्टीप्लाई 100 ग्राम ऑफ H2O। तो ये H2O का मास है। अब टोटल सॉल्यूशन कितना लेना पड़ेगा, उसके लिए दोनों को ऐड कर दो। NaCl ये रहा 2 इंटू 58.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 22.7 प्लस 36 बाय 22.7 इंटू 100। तो ये ध्यान रखना कि पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, पहले इन्हें अलग अलग सॉल्व करना, उसके बाद इन्हें ऐड कर देना। तो ये टोटल सॉल्यूशन का मास ऐसे निकलेगा। स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए, इसे मिटा रहा हूं मैं। कुछ बड़े ही आसान आते हैं, कुछ उनमें कुछ ज्यादा खेल नहीं होता, वो कुछ इस टाइप से आते हैं। लेकिन जब ये पेपर में अचानक से आते हैं तो उतने सही, मतलब उतना समझ में नहीं आता है। रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट है ये। अब इस पे काफी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, N2 + 3H2 पर। अब जैसे लिखा है
if 5 milligram of N2 is present in formation of ammonia, अमोनिया बनाया जा रहा है और 5 मिलीग्राम N2 है, if 5 milligram of N2 is present in formation of ammonia, calculate volume of H2 required in decimeter cube to complete this reaction. Also, calculate mass of NH3 या moles of NH3 प्रोड्यूस। तो ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, डायरेक्ट ऐसे आ जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन प्राइवेट स्कूलों में आ जाता है। अब ये 5 मिलीग्राम तो नहीं चलेगा, आपको इसे पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ऐसे लिखो N2 + 3H2, जिसके जिस चीज की जरूरत है वो लिखना। N2 का तो उन्होंने मास दिया है, तो इसके तो मास से क्वेश्चन होगा। हाइड्रोजन के वॉल्यूम की बात चल रही है, तो यहाँ हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिखेंगे। ये वाला मत लिख देना जो गिवन है, वॉल्यूम वो लिखना है जो रिएक्शन से आपको पता चलेगा। और मोल्स लिखने हैं तो यहाँ मोल्स लिखिए आप अमोनिया के मोल्स की बात चल रही है। तो ये कुछ ऐसे होगा n गुणा में 2, तो इसका तो मास आ गया 28 ग्राम, 14 दूनी 28, ये यहाँ से निकाला है, ऊपर से नहीं लिया है। इसका वॉल्यूम चाहिए तो इसका वॉल्यूम लिखो 3 × 22.7 लीटर एट STP। अमोनिया के मोल्स चाहिए तो लिखो 2 मोल्स ऐसे। तो एक का मास, एक का वॉल्यूम, एक के मोल, ऐसे लिख लीजिए। अब दूसरी बात की 5 मिलीग्राम नहीं चलेगा, वॉल्यूम कई यूनिट में आता है, मतलब मास 1 मिलीग्राम में आता है, माइक्रोग्राम में आता है, 1 नैनोग्राम आता है और 1 टन आता है। तो मैं आपको यही लिख के बता रहा हूं कि इतनी यूनिट्स में आता है ज्यादा से ज्यादा। अब 1 मिलीग्राम तो होता है 10⁻³ ग्राम, और 1 माइक्रोग्राम होता है 10⁻⁶ ग्राम, 1 नैनोग्राम होता है 10⁻⁹ ग्राम, और 1 टन होता है 1000 किलो। और किलो की वैल्यू और डाल लो, 1000 और किलो के लिए 1000, तो यह आ गया आपका 10⁻⁶ ग्राम। ये बड़ी यूनिट है। तो इन 4 यूनिट्स में मास आता है। यही थोड़ी बहुत यूनिट चेंज करके वो क्वेश्चन को बहकाएंगे, ताकि क्वेश्चन कैसे ना कैसे बच्चा गलत करे। अब आप लिखेंगे पहले तो 5 मिलीग्राम को आप 5 × 10⁻³ ग्राम कर लीजिए। फिर लिखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन को चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट एक दूसरे को चाहते हैं कि इतना रिएक्टेंट मिले, बनाते नहीं है, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है। 28 ग्राम नाइट्रोजन को रिक्वायर है 3 × 22.7 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। आपको ये जरूर लिखना है कि STP। तो 1 ग्राम N2, 1 ग्राम के लिए करिए ही मत, डायरेक्ट कितने के लिए पूछा है, इतने के लिए। तो 5 × 10⁻³ ग्राम ऑफ N2 को चाहिए 3 × 22.7 लीटर डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 5 × 10⁻³ लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ये हाइड्रोजन का वॉल्यूम है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मगर ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में पूछा गया है। तो आप पागल हैं कि अगर आप इसमें घबरा रहे हैं, क्योंकि लीटर ही डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आपको जस्ट लीटर हटाकर कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। आप यहां लिख देंगे डेसीमीटर क्यूब। अगली चीज ये है कि मोल्स बताने, ये बड़ा ही आसान काम है मोल्स बताना। 28 ग्राम से 2 मोल बनती है अमोनिया। मास ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बताऊंगा मैं।
तो 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3। 28 ग्राम से 2 मोल बनते हैं और कितने ग्राम है? 5 मिलीग्राम है नाइट्रोजन, तो 5 मिलीग्राम से 5 × 10⁻³ ग्राम ऑफ N2 से बनेगा 2 × 5, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करनी है, 28 से डिवाइड करना पड़ेगा, 28 से डिवाइड करो और 5 × 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ये नीचे वाला पार्ट दोबारा बता दो, ये जो लास्ट की 2 लाइनें लिखी हैं। ये कुछ नहीं है, 28 ग्राम नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, 28 ग्राम से 2 मोल। अब इतने ग्राम से 2/28, 2 को 28 से डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। अब एक चीज और याद रखना, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है कि जो एसटीपी कंडीशन होती है वो 2 होती हैं। एक ओल्ड एसटीपी होता है, कुछ नई बातें बताऊंगा उन्हें रटना। एक ओल्ड एसटीपी होता है और एक न्यू एसटीपी है। प्रेशर की कई यूनिट होती हैं, ये एक लफड़ा है। प्रेशर को एटीएम में नापा जाता है। इनको याद करना है, कहीं तुम एटीएम को पढ़ने और पास्कल को पढ़ने मत चल देना, वो सब फिजिक्स में करना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। और करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इनके रिलेशन याद करने हैं। एटीएम, पास्कल, मिलीमीटर ऑफ HG ऐसे बोलना है, मिलीमीटर ऑफ HG, बार, और एक टॉर होती है, टॉर का हमें यूज नहीं करना है। एटीएम, पास्कल, मिलीमीटर ऑफ HG एंड बार। इनमें से जो पास्कल है वो SI यूनिट है, और ये पास्कल जो होता है, ये भी याद रखना कि पास्कल एक्चुअली में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं। डायरेक्ट याद करना इन चीजों को। पास्कल, न्यूटन, ये टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन करने के लिए बता रहा हूं मैं अलग से तुम्हें, ये तुम्हें ज्ञान होना चाहिए था। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसे इनको याद करना। अब एक रिलेशन ऐसे बनाना, जो एक एटीएम होता है वो 1,01,325 पास्कल होता है। यानी एटीएम का पास्कल यानी SI यूनिट से, पास्कल SI यूनिट है, एटीएम का पास्कल से उतना अच्छा रिलेशन नहीं है जितना बार का है। जो एक बार होता है वो ठीक 1,00,000 पास्कल होता है, तो ये सीधा 1,00,000 पास्कल के इक्वल होता है। बार का SI यूनिट से ज्यादा अच्छा संबंध है, इसलिए पहले जो स्टैंडर्ड प्रेशर था वो एक एटीएम था, लेकिन अब एक बार कर दिया गया है। एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और एक बार स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। इन दोनों के बीच भी संबंध है और इसे निकाला भी जा सकता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद करिए। एक एटीएम 1.01325 बार होता है और एक बार 0.987 एटीएम होता है। एक एटीएम 760 mmHg होता है और एक बार 750 mmHg होता है। ये अप्रोक्सीमेट है, इसमें कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है, इसको याद करना। अगर आपसे ये याद नहीं होता है तो क्या होगा? पहली बात तो एटीएम बार अल्टरनेट चल रहा है। अब आप अगर पहली संख्या याद कर लें 1,01,325, 1,01,325, और दूसरी वाली तो 1,00,000 ही है,
एटीएम 1,01,325 है, दूसरी वाली 1 लाख है, और तीसरी वाली में बस यहाँ डेसिमल लगा है। ये है बस एक वैल्यू जो याद रखने लायक है, 0.987। वैसे भी 987, 789 ऐसे याद भी हो सकता है, 789। अब एक एटीएम 760 है, इसे याद करना पड़ेगा, और इसी का 750 कर दो, 10 कम करके कितनी देर लगेगी। एक है 1,01,325, एक है 1 लाख, तीसरे वाला में 1,01,325 में डेसिमल लगा है, चौथे वाला 0.987 है। इनको याद रखने से ये फायदा होता है कि कभी भी हमें प्रेशर को इधर से उधर कन्वर्ट करना होता है तो हमें दिक्कत नहीं होती है। हमें पता होता है कि इसका रिलेशन उससे ऐसा है, इसका ऐसा है, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बस याद रखिए, क्वेश्चन आएगा तो हम इसके बारे इसका यूज करेंगे, या अपने पास इसे संभाल के रखिए। ओल्ड एसटीपी ये था कि ओल्ड एसटीपी में टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन ही होता था, मगर प्रेशर एक एटीएम होता था। और एक एटीएम और एक बार में ज्यादा अंतर नहीं है, वैसे देखो दोनों एक दूसरे के करीब ही है। एक एटीएम 1,01,325 है और ये 1 लाख पास्कल है, दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। लेकिन इससे फर्क पड़ता है, इसमें वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर और मोल 1। तो स्कूलों में अभी भी ये ओल्ड एसटीपी चलता रहता है, जिसमें वॉल्यूम को 22.4 कर दिया जाता है। तो जब कभी भी, ये हमारी मर्जी होती है कि हम कंडीशन ये वाली लें या ये वाली लें। अगर आप 22.4 लीटर लेंगे तो वो समझ जाएगा कि आपने ओल्ड एसटीपी लिया हुआ है, और अगर आप 22.7 लेते हैं तो आपकी किताब में 22.7 है, मगर याद रखना कि आपकी जो टीचर होगी स्कूल की वो 22.4 लेती हुई नजर आएगी ओल्ड एसटीपी, मगर किताब में 22.7 है बुक में। तो ये भी अपने दिमाग में याद रखना, ओल्ड एसटीपी न्यू एसटीपी का खेल। बस जी इतना ही है। अब भाई अगली क्लास से पहले आशीष और विवेक आपको अपनी फीस सबमिट करनी है, मतलब क्लास तभी होगी आपकी। सर हम्म, सर पेपर में हम कोई सी भी ले सकते हैं ना? हाँ मैंने बताया तो कोई सी भी ले सकते हैं। अगर आप 22.4 लेंगे तो वो समझ जाएगा ओल्ड एसटीपी लिया है, और 22.7 लीटर लेंगे वॉल्यूम तो वो समझ जाएगा नया एसटीपी लिया है। ओके सर।